परमानेंट, डेवलप, रिनोवेट, अपोजिट, कॉम्प्रोमाइज, ये सारे उच्चारण गलत हैं। क्यों? जानिए रूल नंबर 3। नमस्कार, इन दिनों हम अंग्रेजी उच्चारण के 7 नियमों पर चर्चा कर रहे हैं। पहले 2 नियमों पर बात हो चुकी है। पहला नियम 1 सिलेबल वाले शब्दों के बारे में होता है, दूसरा नियम 2 सिलेबल वाले शब्दों के बारे में होता है। आज हम तीसरे नियम पर बात करेंगे जो 3 सिलेबल वाले शब्दों के बारे में है। 3 सिलेबल वाले शब्द यानी जिन शब्दों को 3 हिस्सों पर बांटा जा सके, उनमें कम से कम 3 वॉवल हों और पास पास ना हों, यानी उन तीनों वॉवल के बीच में कॉन्सोनेंट की दीवार हो। आइए कुछ शब्दों के सहारे हम समझते हैं कि 3 सिलेबल वाले शब्दों से मेरा क्या मतलब है। जैसे PERMANENT, इसमें 3 वॉवल है, 3 सिलेबल है और तीनों वॉवल अलग अलग हैं, उनके बीच में एक दीवार है, कोई कॉन्सोनेंट है, 1 या 2 कॉन्सोनेंट है। जैसे E और A, इनके बीच में 2 कॉन्सोनेंट है, R और M, और A और E, जो दूसरा वाला E है, उसके बीच में भी एक कॉन्सोनेंट है, N, इसलिए इसको हम 3 सिलेबल वाला शब्द मानेंगे। इसी तरह DEVELOP, इसमें भी 3 वॉवल है और तीनों अलग अलग हैं। तीनों के बीच कोई एक कॉन्सोनेंट जरूर है। जो पहले 2 E हैं उनके बीच में V है और दूसरा जो E है और O है, इसके बीच में भी एक L है। इस तरह यह भी 3 सिलेबल वाला शब्द है। इन दोनों शब्दों से आप समझ गए होंगे कि 3 सिलेबल वाले शब्द कैसे होते हैं। अब हम नियम की बात करते हैं। आप कहेंगे इसमें नियम की क्या जरूरत है, क्योंकि इन शब्दों का उच्चारण तो आप जानते हैं, परमानेंट, डेवलप, यही लोग कहते हैं, लेकिन इनका उच्चारण परमानेंट और डेवलप नहीं है। क्यों नहीं है, यह हम नियम से समझेंगे। नियम यह कहता है कि 3 सिलेबल वाले शब्द, जैसे कि हमने अभी 2 देखे, ऐसे शब्दों में अगर नाउन हो, एडजेक्टिव हो, तो स्ट्रेस पहले हिस्से पर पड़ेगा, और अगर वर्ब है तो स्ट्रेस दूसरे या तीसरे हिस्से पर पड़ेगा। इसका क्या मतलब हुआ? स्ट्रेस पहले पर हो या दूसरे पर हो या तीसरे पर हो, इसका क्या मतलब है? मैं पहले बता चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ। जिस हिस्से पर स्ट्रेस होगा उसको तो वैसे ही बोला जाएगा जैसा कि बोला जाना चाहिए, जैसा कि आप बोलते आए हैं। लेकिन बाकी जो हिस्से हैं जिस पर स्ट्रेस नहीं है उनको हल्का बोला जाएगा। इसी को स्ट्रेस का नियम कहते हैं। जैसे PERMANENT 3 सिलेबल है। नियम के अनुसार स्ट्रेस पहले हिस्से पर पड़ना चाहिए क्योंकि एडजेक्टिव है, तो PER को तो ऐसे ही बोला जाएगा जैसे कि हम बोलते हैं, पर, और MA और NENT इनको हल्का बोला जाएगा। हल्का का मतलब अ, छोटी या छोटा ऊ, तो यहाँ उनका उच्चारण होगा अ। MA का उच्चारण होगा म, NENT का उच्चारण नंट, परमानेंट, परमानेंट नहीं परमानेंट, क्योंकि ये एडजेक्टिव है, स्ट्रेस पहले हिस्से पर है, दूसरे और तीसरे हिस्से हल्के बोले जाएंगे। आइए कुछ और ऐसे शब्द देख लेते हैं। INCIDENT, इसको हम इंसिडेंट कहते हैं, क्योंकि हम हर सिलेबल का उच्चारण वैसा ही करते हैं जैसे कि हमारे अनुसार उसको होना चाहिए। लेकिन नियम यह है कि अगर कोई नाउन है तो पहले सिलेबल पर स्ट्रेस होगा, 3 सिलेबल वाले शब्द में यह नाउन है तो इन पर स्ट्रेस होगा, लेकिन CI और DENT इन पर स्ट्रेस नहीं होगा, इसीलिए DENT का यहाँ उच्चारण भाई डंट होगा, डेंट नहीं होगा। इसको बोला जाएगा इंसिडेंट। OPPOSITE, इसको कई लोग ऑपोजिट कहते हैं, कई लोग अपोजिट कहते हैं। लेकिन अगर आप यह नियम जानते हैं तो आप तय कर सकते हैं कि इसका उच्चारण क्या होगा। यह जो शब्द है यह विशेषण है, और विशेषण का नियम क्या है कि स्ट्रेस पहले हिस्से पर होगा। जो पहला हिस्सा होगा वह है O, तो O का उच्चारण भारी होगा, क्योंकि स्ट्रेस वाले हिस्से को हम वैसे ही बोलते हैं जैसे बोलना चाहिए, तो OP इसका O उच्चारण होगा। लेकिन इसके बाद जो दूसरे O हैं, ये I है, उसका उच्चारण हल्का होगा, क्योंकि वो दूसरे और तीसरे सिलेबल में है। इसीलिए इनको बोला जाएगा अ और ई। पहले सिलेबल में ओ, बाकी में अ और ई, तो इसको बोला जाएगा ऑपोजिट, ऑपोजिट। इस तरह व्हीकल, व्हीकल, इसमें वी का उच्चारण दीर्घ ई होगा, वी, क्योंकि उस पर स्ट्रेस है। दूसरे सिलेबल में HI है, H का उच्चारण नहीं होता है, आई है, आई का उच्चारण छोटी ई होगा क्योंकि स्ट्रेस नहीं है, और CLE का उच्चारण भी अ होगा क्योंकि स्ट्रेस नहीं है। तो पहले पर स्ट्रेस, उसका उच्चारण वी, ई कल, व्हीकल, CONTINENT। इसको भी हम कॉन्टिनेंट कहते हैं, लेकिन इसका उच्चारण कॉन्टिनेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि यह नाउन है, 3 सिलेबल का शब्द है, पहले हिस्से पर स्ट्रेस होगा, उसका उच्चारण तो कौन होगा, लेकिन बाकी जो 2 सिलेबल हैं उनका उच्चारण हल्का होगा, यानी दूसरे सिलेबल का उच्चारण होगा ई और तीसरे का होगा अ, तो इसको बोला जाएगा कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट, व्हीकल, ऑपोजिट, इंसिडेंट, परमानेंट, इन सब में उच्चारण वो नहीं होते जो हम बोलते हैं, पहले पर स्ट्रेस होगा
दूसरे पर नहीं होगा, तीसरे पर भी नहीं होगा। तो उसी हिसाब से इनका उच्चारण तय होता है। अब हम बात करते हैं वर्ब की, क्रियाओं की। क्रियाओं के बारे में नियम यह कहता है कि उसमें दूसरे या तीसरे सिलेबल पर स्ट्रेस होगा। अब दूसरे या तीसरे आप कैसे समझेंगे, कहाँ दूसरे पर होगा, कहाँ तीसरे पर होगा? तो इसके बारे में नियम यह है कि जिन शब्दों में ATE है या ISE है, ऐसे शब्दों में अगर वो वर्ब है तो तीसरे सिलेबल पर स्ट्रेस होगा और बाकी शब्दों में दूसरे पर होगा। और जिन शब्दों पर तीसरे सिलेबल पर स्ट्रेस होता है उनमें पहले पर भी स्ट्रेस हो जाता है, यानी इस पर दो स्ट्रेस होते हैं, दो अमरीशपुरी। अगर आपने स्ट्रेस वाली मेरी क्लास देखी होगी तब समझ गए होंगे कि अमरीशपुरी से मेरा क्या मतलब है। अमरीशपुरी का मतलब जिस पर स्ट्रेस हो, दो अमरीशपुरी यानी दो हिस्सों पर स्ट्रेस है, एक अमरीशपुरी यानी एक पर स्ट्रेस है। तो जिन पर दो हिस्सों पर स्ट्रेस है वो दोनों हिस्से वैसे ही बोले जाएंगे जैसे कि बोला जाना चाहिए, और जिस पे स्ट्रेस नहीं है यानी बीच वाला जो हिस्सा जिस पे स्ट्रेस नहीं है उसको हल्का बोला जाएगा। इसको हम भारी, हल्का, भारी या पैटर्न बताते हैं। आइए कुछ शब्द देखते हैं। पहले वे शब्द जिनमें बीच के हिस्से पर स्ट्रेस है। पहला शब्द वही है जिसकी हमने शुरू में चर्चा की थी, DEVELOP। क्रिया है, 3 वोवेल है, 3 सिलेबल है। इसमें दूसरे पर स्ट्रेस होगा क्योंकि इसके अंत में ATE नहीं है, ISE भी नहीं है। तो जिनमें ATE ना हो, ISE ना हो, उनमें दूसरे हिस्से पर स्ट्रेस होगा। तो इसको बोला जाएगा डेवलप। डेवलप, पहला हिस्सा हल्का, आखिर का भी हल्का, बीच का भारी, डेवलप। एक और शब्द है CONSIDER। इसको कॉन्सिडर कहेंगे, कंसिडर कहेंगे, कंसिडर कहेंगे। क्यों? क्योंकि वर्ब है और वर्ब में दूसरे पर स्ट्रेस होगा, पहले पर नहीं होगा। बीच का जो हिस्सा है उसका उच्चारण वही होगा जो होना चाहिए, ऐसा ही का उच्चारण ई होगा। पहला और तीसरा हल्का, पहले हिस्से का उच्चारण होगा अ, कन, आखिर का भी अ, कंसिडर। इसको बोला जाएगा कंसीडर, ABOLISH। अब इसमें बताइए ए का उच्चारण अ होगा या ए होगा? अगर आप नियम को ठीक से समझ गए होंगे तो आप कहेंगे अ, क्योंकि ये वर्ब है और इसमें दूसरे हिस्से पर स्ट्रेस होगा, पहले पर नहीं होगा, और जब नहीं होगा तो उच्चारण हल्का होना चाहिए। अबोलिश, ELICIT, यह भी वर्ब है। इसमें बताइए पहले हिस्से का उच्चारण क्या होगा, ई होगा या ए होगा? निश्चित रूप ई होगा क्योंकि यह वर्ब है, दूसरे पर स्ट्रेस है। इलिसिट, DEVELOP, CONSIDER, ABOLISH, ELICIT। ये 4 शब्द हैं। इन चारों में स्ट्रेस दूसरे पर है और इसी कारण से पहला और तीसरा हिस्सा हल्का बोला जा रहा है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, अगर शब्द के अंत में ATE है या ISE है तो तीसरे हिस्से पर स्ट्रेस होता है और उसके साथ साथ पहले पर भी स्ट्रेस हो जाता है, नहीं इस पर दो हिस्सों पर स्ट्रेस होता है। आइए कुछ शब्द देखते हैं। RENOVATE, इसको लोग रिनोवेट कहते हैं, लेकिन रिनोवेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें ATE है, तीसरे हिस्से पर स्ट्रेस होगा, दूसरे हिस्से पर बिल्कुल स्ट्रेस नहीं होगा और पहले पर भी स्ट्रेस होगा। पहले और तीसरे दोनों पर स्ट्रेस होगा, दोनों को भारी बोला जाएगा या वैसा बोला जाएगा जैसा कि उनको बोला जाना चाहिए। REN का उच्चारण रेन होगा, VAT का वेट होगा और बीच का जो हिस्सा उसका उच्चारण अ हो जाएगा, रेनोवेट। इसी तरह कैलकुलेट, CALCULATE, LAT का उच्चारण लेट होगा, वैसा ही जैसा होना चाहिए। CAL का कैल होगा क्योंकि पहले हिस्से पर भी स्ट्रेस है। बीच का जो हिस्सा है CU, उसका उच्चारण हल्का होगा, छोटा ऊ, कैलकुलेट। COMPROMISE, यह ISE वाला शब्द है। तो इसमें भी पहले और तीसरे पर स्ट्रेस होगा, बीच पर नहीं होगा। तो इसे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कहेंगे, कॉम्प्रोमाइज़ कहें, कॉम्प्रोमाइज़। बीच वाला हिस्सा हल्का बोला जाएगा, कॉम्प्रोमाइज़। इसी तरह RECOGNIZE, रिकॉग्नाइज, कॉम्प्रोमाइज़, रिकॉग्नाइज, दोनों एक जैसे शब्द हैं। अंत में ISE है, उस पर स्ट्रेस होगा, उसके कारण से पहले हिस्से पर भी स्ट्रेस होगा। REC का उच्चारण री ना होगे, रे हो जाएगा। रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज नहीं बोलेंगे, रिकॉग्नाइज बोलते ही दूसरे पर स्ट्रेस आ जाता है, जो गलत है। ISE और ATE के अलावा कुछ और शब्द भी होते हैं जिनमें कि तीसरे और पहले हिस्से पर स्ट्रेस होता है। ऐसे ही काम के 2 शब्द हैं। रिकमेंड, रिकमेंड, इसमें तीसरे हिस्से पर स्ट्रेस है और पहले पर है। इसको रिकमेंड नहीं कहेंगे, रिकमेंड, दूसरे हिस्से पर स्ट्रेस नहीं है, अब बोला जाएगा। इंट्रोड्यूस, इसको लोग इंट्रोड्यूस कहते हैं, लेकिन आप समझ गए कि इसको इंट्रोड्यूस क्यों बोला जाएगा, क्योंकि तीसरे हिस्से पर स्ट्रेस है, पहले पर है। इंट्रोड्यूस, पहले और तीसरे हिस्से को वैसे ही बोला जाएगा जैसे कि बोला जाना चाहिए, बीच के हिस्से को हल्का किया जाएगा, तो इसको बोला जाएगा इंट्रोड्यूस। रेनोवेट, कैलकुलेट, कॉम्प्रोमाइज, रिकॉग्नाइज, रिकमेंड, इंट्रोड्यूस, इन सभी शब्दों में तीसरे सिलेबल पर स्ट्रेस है और उसके कारण से पहले पर भी स्ट्रेस हो जाता है, यानी इन शब्दों में 2 स्ट्रेस हैं।
नाउन के मामले में मैंने कहा पहले हिस्से पर स्ट्रेस होगा, लेकिन इस मामले में 2-3 शब्द अपवाद हैं, जैसे TOMORROW, इसको कहेंगे टमोरो, दूसरे पर स्ट्रेस है। इस तरह डिजास्टर, यह भी नाउन है, इसमें भी दूसरे पर स्ट्रेस है, पहले पर स्ट्रेस नहीं है, तीसरे पर नहीं है, इसको कहेंगे डिजास्टर। पिछली क्लास में मैंने कुछ ऐसे शब्द बताए थे जिनकी स्पेलिंग एक जैसी है, लेकिन नाउन के मामले में उच्चारण अलग हो जाता है, वर्ब के मामले में अलग हो जाता है। जैसे प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट, प्रेजेंट, प्रेजेंट, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। उसी तरह 3 सिलेबल वाले शब्दों में भी कुछ शब्द ऐसे हैं जिनमें अगर वर्ब हो तो उच्चारण अलग है, नाउन हो तो उच्चारण अलग है। जैसे ESTIMATE, इसमें ATE है, अगर वर्ब होगा तो उच्चारण होगा एट, और पहले सिलेबल पर भी स्ट्रेस होगा, बोला जाएगा एस्टिमेट। लेकिन अगर यही नाउन हुआ तो एस्टिमेट नहीं बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा? एस्टिमेट, पहले पर स्ट्रेस, दूसरे पर, तीसरे पर नहीं, एस्टिमेट। इस तरह डुप्लीकेट और डुप्लीकेट, नाउन है तो डुप्लीकेट और वर्ब है तो डुप्लीकेट। अभी हमने ऐसे कुछ शब्द देखे जिनमें तीसरे सिलेबल पर स्ट्रेस है, जैसे इंट्रोड्यूस, रिकॉग्नाइज। अब अगर इन शब्दों के बाद में TION लग जाए, कोई सफिक्स लग जाए TION, तो इनके उच्चारण में क्या अंतर आएगा? इसका नियम हम अगली क्लास में जानेंगे। नमस्कार। अंग्रेजी शब्दों के उच्चारण के बारे में आपको और जानना हो तो पढ़ें आलिम सर की इंग्लिश क्लास।